बारिश के मौसम में मेरे घर में पानी टपकता था क्योंकि छत कमजोर थी। मेरे इंक से लिखे गए नोटबुक पे पानी टपका था और वो इंक फैल गया था। जब मैं एग्जाम हॉल में जा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी और ऐसे रेंगते रेंगते अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते पकड़ते मैं एग्जाम हॉल में गई। आई कुड नॉट वॉक। जैसे ही डोर बंद कर रही थी, कुछ दो लोग आए, ऑटो ड्राइवर्स थे, वो कुछ खुसफुस कर रहे थे कि कौन रहता है घर में वगैरह, पूछ रहे थे। मुझे लगा ये कौन है अनजान लोग, पर उन्होंने फिर मेरे आस पड़ोस वालों को कुछ बताया और फिर मुझे आस पड़ोस वालों ने बताया कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। पर नहीं, मेरी आशा थी बहुत बड़ी। घर था छोटा सा, पर सपना था बहुत बड़ा। घर की छप्पर थी कमजोर, पर मन में हौसले थे बुलंद जोर। बस रुकना ही नहीं सीखा मैंने, वैसे कोशिश तो बहुत की किस्मत ने। नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम मौर्य, बैंगलोर से। मेरे जन्म के पहले ही मेरा सपना जन्म ले चुका था। फूलपुर लिलहट छोटे से गांव से लेकर मुंबई के चौल से मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल्स बैंगलोर तक का सफर। मेरे मम्मी पापा के 9 साल के शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, बड़ी मिन्नतें मांगते हुए। फूलपुर के छोटे से गांव लिलहट से लेकर हम बॉम्बे आए क्योंकि मेरे पापा नेवल डॉकयार्ड में सिविल इंजीनियर थे। परवरिश हुई मेरे मुंबई के चॉल्स में। लेकिन जब उन दिनों में मैं वहां रहती थी, छोटा ही घर था, 1 BHK से भी छोटा सा घर था, उसी में किचन, उसी में सोना, कॉमन टॉयलेट। बारिश के मौसम में मेरे घर में पानी टपकता था क्योंकि छत कमजोर थी। हम वो, अगर आपको पता है, प्लास्टिक के वो लगाते थे, डांबर की शीट्स लगाते थे, उसके बावजूद पानी टपकता था। मेरे इंक से लिखे गए नोटबुक पे पानी टपका था और वो इंक फैल गया था। मेरे सर्कमस्टेंसेस जैसे रो हाउसेस हो गए चौल के, या छत टपकना, बहुत गर्मी होना, स्टडी रूम नहीं होना, दीज सर्कमस्टेंसेस डिड नॉट कम इन माई वे। ये मेरे आड़े नहीं आया। मैं आगे बढ़ती चली गई और हमेशा टॉप रैंक लाते ही रह गई। टॉप रैंक लाने का एक ही उद्देश्य था कि अगर मैं टॉप रैंक लाई तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा और पापा को ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने होंगे, क्योंकि पैसे थे ही नहीं तो खर्च कहाँ से करते। पर मैंने एक दिन सुना था पापा को बोलते हुए कि अगर पूनम की पढ़ाई में ज्यादा पैसे लगे तो हम गांव की एक जमीन का एक हिस्सा बेच देंगे। वो सुना था मैंने और तब मैंने डिसाइड किया कि मेरी पढ़ाई के लिए कोई जमीन नहीं गिरवी रखी जाएगी। जो थोड़ी बहुत जमीन थी गांव में, उस उद्देश्य से टॉप रैंक लाना मेरे जिंदगी का उद्देश्य बन गया था, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आई हों। तो चलो, पढ़ाई चलती रही, मैं अपनी मेहनत करती रही। अगला मोड़ आया 9th स्टैंडर्ड। जब मैं 9वीं कक्षा में थी, तब अचानक से मेरे दादाजी की मौत हो गई गांव में और मेरे पापा अकेले ही बेटे थे। तो मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई, ये तीनों गांव चले गए। उसके बाद गांव से आते वक्त पापा अकेले ही आए, मम्मी नहीं आई, भाई भी नहीं आया। और तब मुझे ये समझ में आया और मुझे ये समझाया गया कि अब मम्मी नहीं आएगी यहाँ पे, मम्मी गांव में रहेगी। फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड ये मेरे दिमाग में बैठ गया कि अब मुझे ही सब कुछ करना है जो मम्मी घर में करती थी। तो खाना पकाना, घर को साफ करना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, रैंक लाना, ये सारी जिम्मेदारियां मुझे 9th स्टैंडर्ड से, यानी कि 14 साल की उम्र से करनी थी। 9th के बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट साल, 10वीं का। तो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और 10वीं में भी टॉप करना है और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। सो उस दौरान भी मेरे मन में फिर से फियर और डाउट आया, लेकिन मैं पढ़ती चली गई और करती चली गई। 11th-12th में अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ क्योंकि रैंक टॉप था और टॉप 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 करने की आदत छूटी नहीं। जे हॉस्पिटल ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई में मेरा एडमिशन हुआ। सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था और पापा जहाँ जिस फंक्शन में जाते थे सब उन्हें घेर लेते थे और उन्हें बधाइयाँ देते थे। सब कुछ अच्छा जा रहा था, राइट। 3 महीने, MBBS के 3 महीने के एडमिशन के बाद जिंदगी ने ऐसा कहर बरसाया कि पापा की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये इतना अचानक से हुआ कि मैं उस वक्त 18 इयर्स की थी, 18 साल की उम्र थी।
सब कुछ काम-वाम करके घर में अ, मैं डोर बंद करके निकल ही रही थी कॉलेज के लिए, क्योंकि पापा 6:30 बजे निकल जाते थे ऑफ़िस के लिए। थोड़ा वॉक करके जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए बॉम्बे में, और मैं 8 बजे निकलती थी। जैसे ही डोर बंद कर रही थी, कुछ 2 लोग आए, ऑटो ड्राइवर्स थे वो, और कुछ खुसपुस-खुसपुस कर रहे थे कि कौन रहता है घर में वगैरह पूछ रहे थे। मुझे लगा ये कौन है अनजान लोग। पर उन्होंने फिर मेरे आस-पड़ोस वालों को कुछ बताया, और फिर मुझे आस-पड़ोस वालों ने बताया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, पापा आईसीयू में भर्ती हैं। तो मैंने बोला चलो फिर मैं थोड़े और पैसे-वैसे थोड़ा लेके, जितनी मुझे बुद्धि थी उस वक़्त, चलो मैं जाती हूँ देखने पापा को आईसीयू में। मैं लेके वो गए तो मुझे, लेकिन मुझे देखने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था असली चीज़। एक्चुअली पापा की डेथ ऑन स्पॉट हो गई थी। आईसीयू में भर्ती-वर्ती नहीं थे, पर मैं छोटी थी और मतलब 18 साल की थी, और घर में और कोई था नहीं, मम्मी तो गाँव में रहती थी, तो मुझे बताया नहीं गया था। तो फ्राइडे को पापा की डेथ हुई थी, और सैटरडे को मम्मी, दादी और मेरा छोटा भाई गाँव से आए, उन्हें बुलाया गया था। मुझे पता नहीं था, फिर जब मैंने देखा कि मम्मी क्यों आ गई है, दादी क्यों आ गई है, तो मैंने सोचा ठीक है शायद पापा आईसीयू में है इसलिए आए हैं। लेकिन फ्राइडे को ऐसा हुआ, और जब सैटरडे को हमें बताया गया कि पापा अब नहीं रहे, रोना-धोना सब शुरू हो रहा था। सब लोग रो रहे थे, मेरी मम्मी भी बहुत रो रही थी। मैं मम्मी को पकड़ के पकड़ी हुई थी, रो नहीं रही थी लेकिन, और पता नहीं क्यों मैं नहीं रो रही थी, मेरे आँख से आँसू नहीं निकले। और फिर संडे को मॉर्चरी से लेके आए, और संडे को उनका क्रीमेशन वगैरह सब हुआ, और मंडे को मैं अपने कॉलेज वापस गई, चौथे दिन। और मंडे को मैंने मम्मी को बोला कि काम पे लग जाओ, कोई नहीं आने वाला है आपका काम करने के लिए, हमें अपना काम खुद करना है। अब सब हो गया है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। संडे को ये हुआ क्रिमेशन, मैं मंडे से कॉलेज वापस, और मम्मी घर के काम करने लगी। तो मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा तू मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। हाँ, मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी, मैं बेटा नहीं, मैं बेटी ही हूँ, आप गलत बोल रहे हो, बेटी को कम मत समझना, बेटे से भी बढ़कर हूँ। बस इसी हिम्मत और जोश से हम अपना अपना काम करते रहे। मम्मी 10 दिन और रही, फिर मम्मी, भाई और दादी फिर से गाँव चले गए। अब सवाल ये उठा, मैं और मेरी बहन जो हम बॉम्बे में रहते थे पापा के साथ, अब पापा तो नहीं रहे, तो अब ये दोनों लड़कियाँ 18 साल की और 12 साल की बॉम्बे में अकेले कैसे रहेंगी? कैसे रहेंगी? रो हाउसेस में, नो सिक्योरिटी नथिंग। पर मैंने उस वक़्त भी यही करेज दिखाया कि नहीं, हम रहेंगे, और मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है। तो रिलेटिव्स तो ये भी सोच रहे थे कि अब ये लोग रहेंगे कैसे? अब पढ़ाई सब 3 ही महीना हुआ था एडमिशन होके एमबीबीएस, सब चलो बंद करो पढ़ाई, अब गाँव में जाके कुछ कर लेंगे बीएड वगैरह। और मैंने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे पूरा करना है, आई विल डू इट। कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैं कर लूँगी। और अब शुरू हुआ इंडिपेंडेंस का सफ़र। सब कुछ खुद करना है, और अब गाइड करने वाला, बोलने वाला, सिखाने वाला, दिखाने वाला भी कोई नहीं। और पापा की याद। आगे एमबीबीएस का सफ़र भी काफ़ी स्ट्रगल था, क्योंकि सैलरी नहीं थी, पापा की सैलरी नहीं थी, अब तो फाइनेंशियल्स कहाँ से आएँगे? फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब मैं बायोकेमिस्ट्री का वाइवा दे रही थी, तो डॉक्टर ने पूछा मुझे, सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने आंसर किए। फिर पूछते हैं कि व्हाट आर योर पेरेंट्स? व्हाट डू योर पेरेंट्स डू? क्या करते हैं आपके मम्मी-पापा? तो मैंने बोला मेरी मम्मी तो गाँव में है, और मेरे पापा की 3 मंथ्स पहले डेथ हुई है। एज़ अ ब्लैंड फेस, नो एक्सप्रेशन। मैं हर चीज़ को ऐसे ही बोलती थी, नो रोना-धोना, जो है वो है। और ये सुन के उन्हें शॉक लगा कि हाउ इज़ शी सेइंग लाइक दैट? तो ही आस्क्ड मी सम मोर क्वेश्चन्स, और पूछा उन्होंने, तो घर में कौन है? घर का खर्चा कैसे चलता है? कैसे सँभाल रहे हो? कैसे कर रहे हो? वैसे मेरा एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ था, तो उस वक़्त फ़ीस थी सिर्फ़ 4,000 1 साल का, 4,000 1 साल का, दैट्स इट। पर 4,000 भी उस वक़्त बहुत थे ना, जब कमाने वाला नहीं, उसके साथ में आपके और खर्चे होते हैं मेडिकल लाइन्स में, ये इंस्ट्रूमेंट लेना है, वो बुक्स लेनी, ये लेना है, वो लेना है, वो सब खर्चा कहाँ से कर रहे हो? उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला कि हम मैनेज कर रहे हैं, जो भी है थोड़ा उसमें से। एंड वहाँ से मुझे मिला भगवान का आशीर्वाद, यूनिवर्स की ब्लेसिंग। मुझे दोरबाजी टाटा ट्रस्ट से हर साल मेरी फ़ीस के पैसे मिलते थे, और थोड़े बुक्स के भी पैसे मिलते थे, और इस तरह से मैंने अपनी एमबीबीएस की जर्नी फिनिश की। एमबीबीएस पूरा होने के बाद, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से पास होने के बाद, मुझे वहीं पे जेजे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब मिली,
नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में। और मेरी सैलरी जो हमें स्टाइपेंड इंटर्नशिप में मिलता था वो 1700 था, 1700 पर महीने। और गवर्नमेंट जॉब में उस वक्त मुझे 15,000 की सैलरी लगी। तो ये बहुत बड़ा खुशी का दिन था। और इसी के साथ-साथ मैं ट्यूशन्स लिया करती थी ताकि मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा मनी मिले। 3 महीने के बाद रिश्ता आया शादी का। अंकल ने कहा कि अरेंज मैरिज में आपको लड़का देखना शुरू करना चाहिए, अदरवाइज़ लड़कियों की शादी बहुत लेट हो जाती है। आप देखना शुरू करो वरना 10-15 साल कभी-कभी वेट करना पड़ जाता है, 30-35 की उम्र हो जाती है। उस वक़्त मेरी उम्र थी 24। तो अंकल ने बोला ठीक है शुरू तो करो, कम से कम 3-4 साल तो लग जाएँगे, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो एक रिश्ता आया और जब देखने आए थे तो ही हम एक-दूसरे से इतनी बातें कर रहे थे और शादी हो गई। और शादी होने के बाद मैं बैंगलोर आ गई क्योंकि हस्बैंड आईटी का इंडस्ट्री में थे। और वहाँ से ज़िंदगी पूरी तरह से उलट गई। जो मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ़ थी, वो अचानक इतनी कंफर्टेबल हो गई और शादी के तुरंत 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट भी हो गई। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं हैंडीकैप्ड हो गई। मैं चल नहीं पाती थी। मैं लंगड़-लंगड़ के चलती थी। प्री टर्म बेबी हुई, तो पहली बेटी हुई। और उस दौरान भी मैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रही थी क्योंकि नौकरी नहीं कर रही थी उस वक़्त कोई, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए जा रही थी। और बेटी जब 1 साल की होने आई, हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला नहीं, हम अप्लाई करेंगे। उस वक़्त बैंगलोर में नारायणा हृदयालय में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था जनरल मेडिसिन और उनके पास पीडियाट्रिक्स और रेडियोलॉजी ये सब तीनों सीट्स भी थे। हमने तीनों के लिए अप्लाई किया और मुझे जनरल मेडिसिन की सीट मिली। जब जनरल मेडिसिन कंप्लीट कर रही थी तो फाइनल ईयर में सेकंड बेबी के लिए प्रेग्नेंट हुई जब थ्योरी एग्जाम थी। जो थ्योरी एग्जाम थी उस वक्त मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट थी। सेकंड प्रेगनेंसी में और हालत खराब हो गई थी क्योंकि मैं चेयर उठ नहीं पा रही थी चेयर से। डीएनबी जनरल मेडिसिन का एग्जाम जिसमें पासिंग परसेंटेज सिंगल डिजिट होता है 6 to 8%। जब मैं एग्जाम हॉल में जा रही थी मैं चल नहीं पा रही थी और ऐसे रेंगते रेंगते अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ते पकड़ते मैं एग्जाम हॉल में गई। आई कुड नॉट वॉक, मैं अपने आप से चल नहीं पा रही थी। और उस स्थिति में मैंने एग्जाम दिया एंड यू वोंट बिलीव, सिंगल डिजिट के पासिंग परसेंटेज वाले एग्जाम में भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई डीएनबी जनरल मेडिसिन फ्रॉम नारायणा हृदयालय। दैट वाज अ बिग थिंग। थ्योरी एग्जाम देने के 1 महीने बाद मेरी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद सेकंड बच्चा बेटा पैदा हुआ। नारायणा हृदयालय में मैंने फेलोशिप इन नेफ्रोलॉजी एक नया प्रोग्राम खुला था, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरे जो प्रोफेसर्स थे वो हमेशा बोलते थे कि यू आर सो गुड, तुम्हें डीएनबी नेफ्रोलॉजी करना चाहिए, यू कांट स्टॉप एट फेलोशिप। तो उसके लिए हमें ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। जब ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम दे दिया मैंने, तो एक बार दिया तो मैं पास नहीं हो पाई, 1 मार्क से फेल हो गई। फिर पूरा 1 साल के बाद फिर से एग्जाम दिया, उसमें मैं पास हो गई। पास हो गई लेकिन जब काउंसलिंग के लिए दिल्ली गई तो मुझे बैंगलोर में नेफ्रोलॉजी नहीं मिला। अब बैंगलोर में नेफ्रोलॉजी नहीं मिला तो दूसरे स्टेट्स में मिल रहा था, पर मुझे अपनी फैमिली नहीं डिस्टर्ब करनी थी। अब ये बहुत ही टफ फेज था क्योंकि नेफ्रोलॉजी नहीं मिला था 2 साल ट्राई करने के बाद भी। अब आगे क्या करूं? उस वक्त मैंने बैंगलोर के अपोलो हॉस्पिटल में डीएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सीट उठाई। 3 साल नेफ्रो में बिताने के बाद ऑन्कोलॉजी में मन नहीं लगता था। 1 साल तक मेरा मन नहीं लगता था। जैसे ही 3 साल बीत गए, मन लगने लगा। ऑन्कोलॉजी अच्छा लगने लगा और मैंने डीएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी पास की। डीएनबी मेडिकल ऑन्कोलॉजी पास करके मैं अपोलो हॉस्पिटल में ही एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट और फिर कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में आज भी काम कर रही हूँ। कहीं सबको खुश करने में और सब कुछ पाने में मैंने खुद को खो दिया था, ये मुझे महसूस होने लगा। क्योंकि जब तक बाहर से अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, जब से बाहर से वैलिडेशन नहीं मिलता था, मुझे कुछ ना कुछ कमी लगती थी। दिस वॉज द लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, दिस वॉज द लैक ऑफ सेल्फ लव। और तभी मैंने ये महसूस किया कि सिर्फ बाहरी पढ़ाई से काम नहीं होगा। और तब मैंने पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी शुरू की 3 साल पहले और इतने सारे कोर्सेज किए। आज मैं ऑन्को वेलनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और मैंने 2 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, इनर एमबीबीएस। एमबीबीएस मतलब माइंड, बॉडी, ब्रेथ, सोल। ये जीवन के 4 पहिए हैं कि अगर ये गाड़ी के 4 पहिए नहीं काम कर रहे हैं, एक भी पहिया काम नहीं कर रहा है, तो गाड़ी नहीं चलने वाली है। तो बचपन से ये पता था कि डॉक्टर तो बनना है,
बड़ी डॉक्टर बनना है, लेकिन कितनी बड़ी डॉक्टर और क्या बनना है इसका कोई क्लैरिटी नहीं था। तो क्लैरिटी मे नॉट बी देयर एट द बिगिनिंग, आपके पास विजन पाथ क्लियर क्राफ्टेड नहीं हो, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जब आप कदम बढ़ाते हो, आपका पथ तैयार होते चले जाता है। और इसी के साथ मैं जोश टॉक्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैनी थैंक्स टू यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी प्रेरणादायक स्टोरी को शेयर करने का प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।